नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बोले सत्ता में आए तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का पलटेंगे फैसला। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार एक जैसे। राजस्थान कांग्रेस में घमासान, पायलट गुट के विधायक सोलंकी का बड़ा आरोप, कहा विधायकों के फोन टैप करा रहे गहलोत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना की दवाइयों पर राहत, ब्लैक फंगस की दवा पर अब टैक्स नहीं, वैक्सीन पर लगेगा 5% टैक्स। मिशन 2024 में जुटा अघाड़ी गैंग, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर, आगामी लोकसभा चुनाव पर बनी रणनीति। और एलएसी पर चीन के इरादों पर पैनी नजर, सिक्किम में तैनात सैनिकों के बीच पहुंचे पूर्वी कमांडर मनोज पांडे, सुरक्षा का लिया जायजा। पहली खबर कांग्रेस के नए कारनामे पर। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का आर्टिकल 370 पर एक विवादित ऑडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दिग्विजय कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलट देगी। दिग्विजय के इस बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर पर पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार एक जैसे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऑडियो कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है और दिग्विजय देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कांग्रेस की टूलकिट से आखिर अब और क्या क्या बाहर निकलेगा? देखिए, ये तो बेवकूफ़ी है जी। दिग्विजय सिंह क्लब हाउस में वो चैट कर रहे हैं जी। अब इनको इतना भी अक्ल नहीं है कि भाई आप सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस तरह के विवादित बयान देंगे तो वो तो निकलेगा ही बाहर जी। ये कोई सीक्रेट सेशन थोड़ी है। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें कर दें और बच के निकल जाए, तो उन्होंने क्यों कहा ऐसी बात? बहुत सारे लोग बोले मैं बीजेपी की तरफ से कह रहा, भाई पाकिस्तान की तरफ से ये सब बातें नहीं है। दिग्विजय सिंह एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, उनके बयानों को आप हल्के में मत लीजिए। 3 दिन पहले कांग्रेस के एक लीडर, उनका बयान यूपी में आया कि अगर सारे मुसलमान कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट दे दे तो भारतीय जनता पार्टी 20 सीट नहीं जीत पाएगी, हमारी इस तरह की तैयारी है। फिर तमाम तरह के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी राब्ता कर रही है। अभी जो चुनाव हुए, ब्लेटेंट कम्युनलिज्म, केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ, बंगाल में आप फुरफुरा शरीफ के साथ, असम में आप बदरुद्दीन के साथ, टोटल इस्लामिस्ट पार्टीज। और अब यूपी का चुनाव है। दिग्विजय सिंह यूपी के इंचार्ज रह चुके हैं, वो जानते हैं। तो ये जो बयान दिया जा रहा है, वो बयान इस बात के लिए दिया जा रहा है कि मुसलमानों को कैसे लुभाया जाए। भाई, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम तो कोई नई बात थोड़ी, इसमें कोई नॉलेज थोड़ी किसी का बढ़ रहा है। यह जानकारी कोई नई नहीं है, पुरानी जानकारी है। राहुल गांधी के ट्वीट को, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को इमरान खान अपने डॉजियर में बंद करके फ्रंट पेज पे वो ह्यूमन राइट कमीशन यूएन के उसके सामने रखता है। बोलते भाई ये देखिए तो अपोजिशन लीडर, कांग्रेस पार्टी का लीडर कह रहा है ये कि भाई डेमोक्रेसी कश्मीर के अंदर में खत्म हो गई है। अच्छा, पार्लियामेंट से कोई चीज पास होता है वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग क्लब हाउस में बैठ के भाषण दे, वो डेमोक्रेसी है। वाह, किस तरह की परिभाषा इन लोगों ने गढ़ ली है। ये लोग बंद कर देना चाहिए फिर ये संसद वगैरह, क्लब हाउस में ही सब कुछ तय कर लेंगे लोग। तो खैर ये मसला अलग है, ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चाइना और पाकिस्तान के गोद में खेलती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पॉइंट मिस हो रहा है मीडिया से वो यही है कि ये यूपी में मुसलमानों को वोट, उसको जीतने के लिए ये पैतरेबाजी की जा रही है। अब ये सोच दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी, ये तथाकथित जो सेकुलर इंडस्ट्री देश के अंदर में चल रहा है, ये लोग मुसलमानों को गद्दार समझते हैं, प्लेन एंड सिंपल।
इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। उनको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान अगर हम दे दें तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मनमोहन सिंह ने यही कहा था ना, मुंबई में हमला हुआ तो ओबामा ने पूछा कि भाई आप कब कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं लेंगे, तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक्शन ले लिया तो मुसलमानों को गलत संदेश चला जाएगा देश के अंदर। तो ये इनकी जहनियत है, ये इनकी सोच है। ये जो सेक्युलर इंडस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर में, सेक्युलरिज्म का जो गुण गाती है, ये लोग मुसलमानों को गद्दार समझते हैं और इसलिए इस तरह का बयान देते हैं कि ऐसी कोई बात कह दी जाए जो पाकिस्तान के फायदे में हो, आतंकियों के फायदे में हो, इस्लामिस्टों के फायदे में हो, तो उससे मुसलमान हमारी तरफ आकर्षित होंगे। ये बयान प्योर पॉलिटिकल है और जानबूझ के इसे मीडिया में प्लेअप किया जा रहा है। तो जो कांग्रेसी देश में रहकर हमेशा पाकिस्तान की माला जपते रहते हैं, उन्हें भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब बात राजस्थान की सियासत पर। सचिन पायलट की नाराजगी से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। खुद प्रियंका गांधी ने पायलट को मनाने की कमान संभाल ली। इस बीच सचिन पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत पर विधायकों के फोन टैप कराने का आरोप लगाया है। सोलंकी का कहना है कि सूबे के कई विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, गहलोत सरकार की जासूसी करने की आदत आखिर कब खत्म होगी? ये खत्म होगी नहीं है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो जाती नहीं है। अब सचिन पायलट नाराज हैं। पिछली बार जब नाराज हुए थे तो नाराजगी का वन ऑफ द रीजन ये भी था कि आप फोन टैप करवा रहे हैं। अब फिर ये चार्ज लगे हैं। इसका मतलब फोन टैप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये अलग विवाद है, लेकिन वो आरोपों का फिर से रिपीट हो जाना, इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से पिछली बार ड्रामा हुआ था वही ड्रामा इस बार भी प्ले आउट हो रहा है। पिछली बार भी सचिन पायलट जयपुर छोड़ करके दिल्ली आ गए थे, गुड़गांव में सारे वो विधायक रुके हुए थे, और अब फोन टैपिंग इसलिए की जा रही होगी कि भाई कौन किधर जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन इन सब तिकड़मबाजी से राजनीति के रुख, उसका जो रुख है वो मुड़ता नहीं है। प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट से बात कर रही हैं। सचिन पायलट की मुलाकात होनी थी। कल ही ये खबर आई थी, कल ही मैंने कहा था कि ये चांसेस बड़े कम लग रहे हैं जिस तरह के तेवर सचिन पायलट दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गांधी परिवार झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया वादा नहीं निभाया गया। वादा भाई किसने किया था? गांधी परिवार ने किया था। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने सचिन पायलट से वादा किया था। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो वादा किया गया था वो वादा नहीं निभाया गया। इसका मतलब तो साफ है, वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार जो झूठे हैं, ये लोग वादा फरामोशी करते हैं। तो ये मसला अभी बहुत ही टच एंड गो का मसला है। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल है वो साफ साफ एक संकेत दे रहा है कि सचिन पायलट को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो ये सरकार तो जाएगी ही जाएगी, कांग्रेस पार्टी भी दो फाड़ में टूट जाएगी राजस्थान के अंदर। जी, तो गहलोत साहब अगर दूसरों के फोन टैपिंग करने की बजाय राहुल गांधी की दशा और दिशा पर नजर रख लें तो उनके लिए ज्यादा बेहतरी होगी। अब खबर कोरोना वैक्सीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक हुई। बैठक में कोरोना संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर जीएसटी में कटौती का फैसला लिया गया, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी रहेगा। वहीं रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ब्लैक फंगस की दवाइयों पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। साथ ही मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी राहत है कि देश की जनता के लिए? देखिए, राहत अच्छी है क्योंकि अभी वी आर नॉट श्योर कि कब तक ये कोरोना चलेगा, थर्ड वेव में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने लोग जाएंगे, और ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं। रेमडेसिविर तो अब डॉक्टर्स ने मना कर दिया है तो उसका दाम कम करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और जिस तरीके से वैक्सीन के ऊपर 5% लगाया जा रहा है और बाकी कुछ दवाइयों के ऊपर, तो ये एक स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन ये तो इसको कह सकते हैं कि ऊपर से मेकअप करने वाली बात है। हकीकत ये है कि वित्त मंत्री से उम्मीद यही है कि जो महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। ज़्यादातर लोग जिन सामानों के जीएसटी का कम किया गया है, भगवान न करे इसका इस्तेमाल करें, लोग कम से कम लोग इसका इस्तेमाल करें,
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, जैसे तेल है, किचन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पल्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर कुछ खबरें आती तो मैं मानता कि लोगों को राहत मिल रही है। मोदी सरकार को इमीडिएटली कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे जो महंगाई बढ़ रही है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, किचन में महिलाएं जो रोज सरकार को कोस रही हैं, उससे मुक्ति दिलाए। और ये काम निर्मला सीतारमण का है, ये पहला दायित्व होना चाहिए। जी, तो यही फर्क है केंद्र सरकार और विपक्ष में। जहां तक की वैक्सीन की बात है, दवाइयों की बात है, जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो दवाइयों पर राजनीति करने में लगी है, उधर केंद्र सरकार जो है उनमें राहत दे रही है। अब बात महाराष्ट्र की सियासत पर। बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों से गदगद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 के लिए विपक्षी दलों को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। अब मुंबई में प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार के घर पर 3 घंटों तक चली इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। साथ ही 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा की गई। डॉक्टर साहब, जहां तक की महाराष्ट्र की बात है, तो पहले पीके महाराष्ट्र की स्थिति तो सुधार लें, उसके बाद ही तो उन्हें कूदना चाहिए 2024 के चुनावों में। देखिए, पीके जो है वो अमर सिंह बनना चाह रहा है। अब बात समझिए, हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीतिक दलालों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और हर दौर में कोई ना कोई अमर सिंह जैसे लोग जो है, जो हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कहाँ गठबंधन बनाना है, क्या गिव एंड टेक करना है, कितनी कीमत होगी एमपीज की, कितनी कीमत होगी मंत्रालय की, ये इस तरह का काम कोई नया नहीं है। जो लोग राजनीति के गलियारों को जानते हैं, तो पॉलिटिकल दलालों की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बंगाल के चुनाव के बाद हम इस रोल को ख़त्म कर देंगे। उसने इस रोल को ख़त्म कर दिया है, और जो वो काम कर रहे हैं वो एक प्योर, वो इस देश के एक नए, चूँकि अब कोई उस तरह के लोग बचे नहीं, वो अमर सिंह बनना चाहते हैं। अरे भाई, आप शरद पवार के पास जा रहे हैं ये कहने के लिए भाई ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और शरद पवार वहाँ राहुल गांधी की पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। माने आप ये देखिए लॉजिक, अजीबोगरीब तर्क, अजीबोगरीब कुतर्क जो है दिया जा रहा है, ये सब अफवाहें हैं। दरअसल अघाड़ी सरकार खत्म होने वाली है। प्रशांत किशोर का रिश्ता शिवसेना के साथ है, उनके साथ उनका करार है। करार ये है कि भाई महाराष्ट्र का सर्वोच्च और सर्वमान्य नेता आदित्य ठाकरे को बनाना है, और वो इसी जुगलबंदी में वो पॉलिटिकल सेटिंग करने के लिए वहां पे गए हुए थे। वो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अमरिंदर सिंह के भी सलाहकार हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दें उसकी साजिश भी रच रहे हैं। कम ऑन, ये इस तरह की जो खबरें छापने वाले, इस तरह की अफवाहों को उड़ाने वाले, इन सब के बुद्धि को जो है सलाम करने का मन कर रहा है। जी, तो प्रशांत किशोर ने अपने पैर जो हैं वो कई जगह फंसा रखे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में जाहिर है कि वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। आखिरी खबर चीन की चाल पर। एलएसी पर चीन की हर करतूत पर भारत की पैनी नजर है। इसी बीच सेना के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और सिक्किम में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कठोर मौसम और दुर्गम इलाकों में सैनिकों की प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा लिया। चीन के साथ गलवान संघर्ष का 1 साल पूरा होने को है। ऐसे में एलएसी से सटे इलाकों में भारतीय कमांडर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और चीन की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर साहब, एलएसी पर भारतीय जवानों की इस मुस्तैदी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चाइनीज सोल्जर्स, चाइनीज आर्मी के साथ बिल्कुल संख्या बल में मैच कर रहे हैं। बॉर्डर पे जो उनकी तैयारी है उससे बेहतर तैयारी हमारी है। बेहतर इसलिए है क्योंकि उनके सैनिक थक हार के वो रोटेशन पे चल रहे हैं। 1 महीने में उनकी हालत खराब हो जाती है। हमारे जवान वहाँ जब से गलवान की घटना घटी है तब से वहाँ पर टिके हुए हैं और बहुत ही मजबूती और बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे हैं। अब 2 दिन 3 दिन पहले खबर ये आई कि चीन लद्दाख के बॉर्डर पे, मतलब नॉर्थ इलाके में, वो एक्सरसाइज कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। साथ ही साथ ये भी खबर आई कि ये जो अरुणाचल और सिक्किम का जो बॉर्डर है इधर ईस्टर्न साइड में, उधर
अपनी गतिविधियों को तेज कर रहा है। अब ये खबरें तो आ गई, खबर आने के बाद ये पता चला कि भाई वहाँ पे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसी का जायजा लेने के लिए, और जायजा क्या है, जो उसके रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि हिंदुस्तान बॉर्डर पे के बाद चीन के साइड में क्या गतिविधियां हो रही हैं उस पे नज़र गड़ाए हुए है, और साथ ही साथ हमारे जो टैंक्स हैं वो सब फॉरवर्ड पोजीशंस पे ऑलरेडी हैं वहाँ पे। इसी का जायजा लेने मनोज पांडे साहब आज वहाँ गए थे, और वहाँ पे लोगों का मनोबल बढ़ाया गया, क्योंकि इस तरह की खबरें जब आती है आर्मी के ऊपर एक इम्पैक्ट भी पड़ता है कि क्या युद्ध होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि चीन जो है कुछ एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। तो इस तरह की पोस्चरिंग का जवाब कैसे दिया जाए, उसी का हिसाब किताब लेने के लिए पांडे साहब आज बॉर्डर पे थे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।